नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर हूं। मैं हमेशा की तरह अपना खास कार्यक्रम लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि हर अहम खबर की तह तक पहुंचे, अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने तमाम साथियों के जरिए खबर की गहराई आप तक पहुंचे। किस खबर के क्या मायने हैं, किस खबर की कितनी अहमियत है, वो हम आप तक पहुंचाएं। तो हाजिर हैं हम एक बार फिर अपने खास कार्यक्रम लेकर, और शुरुआत शिमला से बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी हो रही है और मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। मुख्य सरगना के विदेश भागने की सूचना मिली। ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। फर्जी वेबसाइट के जरिए क्रिप्टो करेंसी का खेल चलता था। मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए झांसे में लिए गए थे कई लोग और करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। पैसा डबल करने का लालच दिया जाता था लोगों को। पुलिस के सामने हर रोज ठगी की शिकायतें आ रही। अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप, आप ही का रुख करेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बहुत शातिर हैं ये लोग, बताया जा रहा है। ये भी खबर मिली है कि जो इसे अंजाम दे रहा था मुख्य सरगना, वो शायद विदेश भाग चुका है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए, फर्जी वेबसाइट के जरिए इस ठगी को अंजाम दिया गया। ये पूरा गोरख धंधा जरा तफसील से समझाइए प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में एक बड़ा मामला ये बना हुआ है और सबके बीच में चर्चा का विषय है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ। और इसमें ये निकल कर अब सामने आ रहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का गोरख धंधा है, खेल, ये पूरा 2018-19 से शुरू हो गया था। हालांकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो सारा जिस तरह से ठगने का काम चल रहा था, उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग से MLM भी कहते हैं, उसका लिया गया। और इसमें जो लोगों को पहले बताया गया, उन्हें ही टारगेट दे दिए गए कि अगर आप अपने साथ 2 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको इसका इंसेंटिव मिलेगा, ये तमाम चीजें होंगी। तो ये एक बड़ा नेटवर्क बन गया था और क्रिप्टो करेंसी का ये खेल बड़े लंबे समय से चल रहा था। हालांकि पुलिस के में तब ये विषय आया जब कुछ लोगों ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पैसा उन्हें नहीं मिला। और फिर शक की जब घूमी, फिर कहीं ना कहीं मामले से पटाक्षेप हुआ और फिर पुलिस में मामले भी दर्ज हुए। हालांकि इसमें अब एक SIT भी गठित हो चुकी है। जो IPS अभिषेक सर, उनकी अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति है, वो लगातार जांच कर रही है। पूरे हिमाचल में कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े केस सामने नहीं आए हो। चाहे मंडी की बात करें, हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, करोड़ों रुपए का की ठगी पर हुई है। और इसमें कुछ बातें जो निकल कर सामने आई थी, इसमें जो मुख्य सरगना जिसने सबसे पहले इस खेल को अंजाम दिया, वो विदेश भाग चुका है। मंडी जिले का ये रहने वाला है और अभी तक जानकारी है कि ये विदेश भाग चुका है। तो ऐसे में उसकी जांच भी, उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने भी दल बनाया हुआ है। और लगातार जो इस काम में संलिप्त थे उनकी वहां पर गिरफ्तारी भी हो रही है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनको शक के आधार पर पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है। तमाम प्रोसेस अभी हो रहा है। हालांकि इस बीच पूर्व में DGP हिमाचल संजय कुंडू का भी बयान आया था। उन्होंने लोगों से भी अपील की थी कि आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा ना लगाएं, कि लालच देकर 1 साल में डबल पैसा हो जाएगा, कुछ दिनों में डबल पैसा हो जाएगा, ऐसा लालच देकर इस क्रिप्टो करेंसी के खेल को रचा गया। और इसमें भी बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही है कि राजनेता भी इसमें फंसे हैं, कई पुलिस अफसर इसमें फंसे हैं, कई अधिकारी फंसे हैं, अच्छे घर के लोग फंसे हैं। और उसके साथ साथ कई लोगों ने बैंक से कर्ज में पैसा लगाया और अब जो है वो पैसा उनका डूब चुका है। और इसमें हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो क्रिप्टो करेंसी का खेल है उसमें सारी जांच, पूरी जांच हो जाएगी, तब तार ढूंढने की कोशिश जब पुलिस करेगी तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क जो है मिल सकता है। प्रदेश से बाहर भी इसके कनेक्शन मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जांच चल रही है। और इसमें और भी देखना होगा कि जब से इसकी जांच शुरू हो रही है तो उसके बाद से ही कई लोग शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंच रहे हैं कि हमने भी पैसा लगाया था लेकिन अब हमें पैसा वापस नहीं मिल रहा है। जी प्रदीप, ऐसा पहली बार नहीं है जबकि हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो को लेकर ठगी के मामले सामने आए। से पहले 2021-22 में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। अब मुख्य सरगना के विदेश भागने की खबर है।
प्रदीप, क्या समझे, क्या एक पूरा नेक्सस हो सकता है इसके पीछे जो काम कर रहा होगा? क्योंकि अभी हमारे मुल्क में लोगों को समझ कम है क्रिप्टो करेंसी वगैरह की, डिजिटल करेंसी के बारे में लोगों को गहराई से मालूम नहीं है। इस वजह से भी हो सकता है कि ज्यादा तादाद में लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पूर्व में भी सरकार ने फैसला किया था कि सरकार ने यही को निर्णय लिया था कि क्रिप्टो को भी बैन किया गया था, लेकिन उसमें कहा गया था कि 30% उसमें कटेगा। हो सकता है कि उसको आधार बनाकर उसका फायदा लेकर जो ये पूरा नेक्सस है जिसने ये पूरे काम को अंजाम दिया हो, उसके बाद लोगों को समझाया होगा कि उसमें पैसा आ जाएगा, थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा। और इसमें जिस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग का जिक्र हो रहा है, तो मतलब यही हुआ कि एक बहुत बड़ा नेक्सस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व इसमें है, बहुत सारे लोग में इन्वॉल्व है। उसमें बीच में कई एजेंट उन्होंने एक तो अपना पैसा लगाया होगा, उसके बाद अगर उन्होंने अपने साथ 3 और लोगों को जोड़ा है तो उसका भी उन्होंने कमीशन खाने की कोशिश की होगी। और हम कह सकते हैं कि जब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है तो एक सुनियोजित तरीके से ये सारा काम होता है और जी गांव तक इसकी पहुंच बनती है। तो पैसा बहुत लगाया है, जैसे मंडी का जिक्र कर रहे हैं, ग्रामीण जी क्षेत्रों में भी लोगों ने पैसा लगाया है और कई जी, लोगों ने बैंक से लोन लेकर पैसा लगाया है। बिल्कुल। तो अब इकट्ठा हो देखते जाएगा। हैं लोगों की इस धोखाधड़ी का सिला अब क्या उनको पकड़ के मिलता है या नहीं, क्या ठगी का ये पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि संभावना इसकी बहुत कम है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि लोग इस तरह के झांसों में ना आए और बहुत एहतियात से अपनी मेहनत का पैसा खर्च करें। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए। इस बीच हम उत्तराखंड का रुख करेंगे। 4 धाम यात्रा में इस बार नया रिकॉर्ड बना है। यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बना है। इस साल अभी तक 46,48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। अभी यात्रा को पूरा होने में 2 महीने के करीब का वक्त बाकी है। पिछले साल के 46,27,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और इस तादाद से इस बार की तादाद अभी तक काफी ज्यादा हो चुकी है। अभी तक यात्रा पूरे होने में 2 महीने का वक्त और बाकी है। हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पर बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राव शफात, इस बार उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा तादाद है और एक अच्छी बात है। हालांकि अभी तो यात्रा का वक्त पूरा होने में तकरीबन 2 महीने का वक्त और बाकी है। पिछले साल के मुकाबले ये संख्या अभी से काफी ज्यादा है। कैसे समझेंगे राव शफात इस खबर को? इस बार क्या मौसम ने साथ दिया है? हालांकि इस बार भी कुदरती आफत ने खूब त्रासदी मचाई है, लेकिन श्रद्धालुओं की इतनी तादाद, क्या कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट की गई थी? क्या नए तरीके से श्रद्धालुओं को समझाया गया था कि उत्तराखंड आए तो वो उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी? मुमताज, देखिए, उत्साह है श्रद्धालुओं में और बड़ी संख्या में उत्तराखंड में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और पिछले के मुकाबले, अभी आपने भी जिक्र किया, देखिए पिछले के मुकाबले बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी है। हालांकि कोविड में यात्रा बंद रही थी और बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ा था, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की एक रीढ़ की तरह मानी जाती है। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, चारों धाम में दर्शन करते हैं। लेकिन जब कोविड चल रहा था तो उस वक्त बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन जैसे कोविड खत्म हुआ था तो यात्रा खोली गई थी, पर इतनी संख्या में लोग नहीं आते क्योंकि लोग डरे हुए थे। ज्यादा से ज्यादा ये संख्या 7 लाख तक पहुंची थी। लेकिन धीरे धीरे हर वर्ष ये संख्या बढ़ती जा रही है और पिछली बार जहां 44 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, इस बार ये संख्या बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है। और राज्य सरकार ये अनुमान भी लगा रही थी पहले से, जो मंदिर समिति है उसका भी अनुमान था कि करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालु इस बार चारधाम की यात्रा में पहुंच सकते हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे पहुंच भी रहा है। अभी 2 महीने का वक्त है, देखिए मुमताज, और दीपावली से क्योंकि भैया दूज पर बाबा केदारधाम के कपाट बंद होते हैं और ये सिलसिला उसी वक्त में चारों धाम का भी हफ्ते भर में जो कपाट बंद होने का है वो चलता है। लेकिन अभी 2 महीने का वक्त है। अभी उम्मीद है कि कम से कम 10 लाख श्रद्धालु अभी भी उत्तराखंड में दर्शन कर सकते हैं। और जिस तरह से हेली की बुकिंग चल रही है, रूट इस वक्त बुक है, इसके साथ ही जो प्राइवेट वाहन है, जो वाहन चलते हैं चारधाम यात्रा के, वो बुक है ट्रेवल्स व्यवसायियों के। तो इससे लगता है कि आने वाले वक्त में 2 महीने में ये संख्या और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने कहे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुविधाओं की बात की, तो पहले के मुकाबले इस बार की जो सुविधाएं हैं वो वाकई में बहुत अच्छी सुविधाएं, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो ये सुनिश्चित पहले से राज्य सरकार ने किया था। चारधाम यात्रा के जो मार्ग है वो टूटे हुए ना हो, जो हेली सेवाएं हैं वो बाधित ना हो। तो ये तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले कई बार इसकी समीक्षा कर चुके थे और ये सख्त हिदायत दी गई थी मुख्यमंत्री की ओर से तमाम विभागों को, स्थानीय प्रशासन को, कि जब चारधाम यात्रा शुरू हो तो उससे पहले ही तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले, किसी तरह की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। और ऐसा देखने को तो यानी अभी तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है श्रद्धालुओं के इस बार आवश्यकता, क्योंकि अभी तो यात्रा में वक्त भी बाकी है और सरकार ने श्रद्धालुओं की सहूलियत का, उनकी आसानी का
संजीदगी से संज्ञान लिया है और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार श्रद्धालुओं को इनकरेज करने के लिए तमाम चीजें कही भी जाती रही हैं। तो क्या माने राव शफात, अभी तो और तादाद बढ़ेगी श्रद्धालुओं के आने वाले वक्त में? जी मुमताज, अभी 2 महीने का वक्त है और 2 महीने में क्योंकि मौसम अभी साथ दे रहा है, अब मानसून भी जा चुका है उत्तराखंड से, बीच में थोड़ा सा नुकसान हुआ, ये संख्या और बढ़ सकती थी मुमताज, क्योंकि आपने देखा कि 2 महीने उत्तराखंड में किस तरह से बरसात की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मानसून ने तबाही मचाई, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर सड़कें टूट गई, लिंक मार्ग टूट गए, बिजली और पानी बाधित हुआ। तो इससे क्या होता है कि जो पर्यटक होते हैं या फिर श्रद्धालु होते हैं जो बाहर से आते हैं, देश और विदेश से भी आते हैं, तो दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु थोड़ा सा डर जाते हैं, दहशत में होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपदा आ रही हो उत्तराखंड में। लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर लौटी है चार धाम की यात्रा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। जिस संख्या में श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही खबरें आई कि अलग अलग क्षेत्रों में कहीं बादल फटा है, सड़कें बाधित हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से इसी तरह के श्रद्धालुओं में उत्साह है। चार धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु बुकिंग करा रहे हैं और इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि महज 3 दिनों के भीतर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में आ चुके हैं। तो 2 महीने का वक्त है, अगर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रही तो करीब 60 लाख श्रद्धालुओं तक ये संख्या जा सकती है। और ये पिछले अगर 20 साल के रिकॉर्ड की बात करें मुमताज, तो ये बहुत ज्यादा है और ये अनुमान राज्य सरकार का पहले से था, इसीलिए सुविधाओं को पहले से सुनिश्चित किया गया। राव शफात, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए, बेहद शुक्रिया। और यहाँ एक बड़ी खबर के रुख कर रहे हैं हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुख्यमंत्री की। कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीएम आज कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। SYL समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर भी जवाब देंगे मुख्यमंत्री। कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की सीएम घोषणा करने वाले हैं, ये भी खबर मिल रही। अहम खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम घोषणाएं करेंगे मुख्यमंत्री। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। SYL के मुद्दे पर भी बात करेंगे मुख्यमंत्री। कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का भी ऐलान कर सकते हैं, कई और घोषणाएं कर सकते हैं। कितनी अहम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उम्मीद रखें, कौन कौन से मुद्दों पर बात करेंगे मुख्यमंत्री इस पर? देखिए बिल्कुल मुमताज, आज 3 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करेंगे जो कि हरियाणा निवास में होगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की जा सकती हैं। इससे पहले भी कच्ची कॉलोनियों को पक्की करने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जा चुकी है। आज भी उम्मीद यही की जा रही है कि करीब 300 से अधिक जो कच्ची कॉलोनियां हैं उन्हें पक्की करने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की जा सकती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी कॉलोनियां जो कि जो है क्षेत्र से बाहरी एरिया के अंदर बसी हुई हैं, उनके लिए भी कोई अलग से जो अवैध कॉलोनी है उनके लिए भी कोई घोषणा जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। राजनीतिक मुद्दों की अगर हम बात करें, हमने देखा चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली, उसके बाद जजपा नेताओं की जो प्रतिक्रिया है, राजनीतिक तौर पर जो घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, चाहे वो भाजपा और जजपा के नेताओं के बीच में या फिर इसके अलावा कांग्रेस की जो राजनीति इस वक्त चल रही है, उन तमाम विषयों को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जवाब दिया जा सकता है। तो वही SYL को लेकर के हाल ही में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ा रुख अख्तियार किया गया था, पंजाब को यह स्पष्ट तौर से कहा गया था कि वे इस पर सकारात्मक तौर पर जो है पंजाब आगे बढ़े। साथ ही केंद्र को भी 2 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था कि वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी दे। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आज स्पष्ट तौर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रतिक्रिया सामने आ सकती है और कई अहम विषय जो है उन पर भी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से आज 3 बजे इस प्रेस वार्ता के जरिए दी जाएगी। जी जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे और फिर आपके पास वापसी करेंगे हम उस खबर की तह तक जाने के लिए। न्यूज है ये अहम अपडेट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DGP शत्रुजीत कपूर ने एक बैठक की। नू और पलवल जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ DGP ने बैठक की। बैठक में ग्राम प्रहरी भी मौजूद रहे। महिला सुरक्षा में ग्राम प्रहरियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बैठक में DGP ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि दबंगई करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। नशा बेचने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज कराया जाएगा। DGP ने खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड लगातार बने हुए हमारे साथ इस खबर पर, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, नूंह और पलवल जिले के पुलिस अधिकारियों और ग्राम प्रहरियों के साथ काफी अहम थी डीजीपी शत्रुजीत कपूर की बैठक। खास तौर से उनकी तवज्जो महिला सुरक्षा पर रही। नशे के खिलाफ भी समझ में आ रहा है कि कितने सख्त हैं वो। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, कहीं झुंड में भी पाए गए तो उनके खिलाफ निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितनी अहम रही ये बैठक जितेंद्र, कानून व्यवस्था को लेकर कैसे समझेंगे इसे? देखिए मुमताज, डीजीपी शत्रुजीत कपूर लगातार अलग अलग जिलों के अंदर जाते नजर आ रहे हैं और खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर के उनका पहला फोकस जो है वो बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से नूंह और पलवल जिले की बैठक में भी डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से स्पष्ट जो निर्देश है वो दिए गए हैं कि इस प्रकार की कोई भी घटना जो हो उसको लेकर के प्रशासन और ग्राम प्रहरियों के साथ जो बैठक की है उसमें स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिए कि इस प्रकार की जो जगह है उन्हें भी चिन्हित किया जाए, जो लोग हैं उन्हें भी चिन्हित किया जाए और उसमें कार्रवाई करने में कोई भी कोताही ना बरती जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर के यदि अपराध आगे बढ़ता है तो उसमें किसी भी प्रकार से जो प्रशासन है वो कोई ढील देने के मूड में यहाँ पर अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और उसको लेकर के डीजीपी शत्रुजीत कपूर खुद लगातार जिलों के अंदर जाकर के बैठ के करते नजर आ रहे हैं। नशा तस्करी को लेकर के, बढ़ते नशे को लेकर के जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी लगातार अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं ऐसे लोगों की कमर तोड़ने का काम भी किया जा रहा है जो लगातार नशा तस्करी के अंदर इन्वॉल्व नजर आते हैं या उनके ऊपर मामले नजर आते हैं। किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई भी हमने नशा तस्करों की जो अवैध संपत्ति है उस पर होते हुए देखी है। इसी प्रकार के निर्देश डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से भी दिए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग नशे की लत में पड़ चुके हैं, क्योंकि इस प्रकार का भी नशा जो है वो प्रदेश के अंदर आ रहा है जो कि लोगों को अपनी पूरी चपेट में लेते नजर आ रहा है, उनको लेकर के भी इलाज कराने की बात डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से कही गई है, ताकि समाज के अंदर बढ़ती इस प्रथा को जो है वो पूरे तरीके से कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। जी, ग्राम प्रहरियों का भी जिक्र जितेंद्र उन्होंने किया। जान सकते हैं ग्राम प्रहरियों का क्या रोल होता है कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने में, खासतौर से महिला सुरक्षा में? उन्होंने कहा कि इनका रोल जो है वो और महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, क्योंकि प्रशासन के जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, वो एक किसी शिकायत पर ही जो है आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्राम प्रहरी जो है इस प्रकार की जो जगह है जहां पर इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो लगातार देखने के लिए मिलते हैं, या इस प्रकार के जो लोग हैं, जो मनचले लोग हैं, उनकी शिनाख्त को लेकर के ग्राम प्रहरियों का जो मुख्य तौर पर जो रोल है वो रह सकता है। और इसीलिए उन्हें इसके बीच में एक सेतु बनाने का काम किया गया है। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से प्रशासन के साथ जो बैठक हुई है उसके अंदर भी ग्राम प्रहरियों को शामिल किया गया, ताकि गांव के लोगों में कौन इस प्रकार के असामाजिक लोग हैं या फिर इस प्रकार की घटना को करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान जो है वो आसानी से हो सके और उन पर समय रहते कार्रवाई भी की जा सके। तो जितेंद्र, इसी हवाले से काफी अहम थी डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ये बैठक, और जब से उन्होंने अपना ओहदा संभाला है, जब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली, हम देख रहे हैं कि काफी सख्त है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो क्या जितेंद्र, अक्सर इस तरह के अलग अलग जिलों में बैठकें आयोजित की जाती रहती हैं ताकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके? डीजीपी खुद पहुंचते हैं इस तरह की बैठकों में? देखिए बिल्कुल मुमताज, जब से डीजीपी शत्रुजीत कपूर आए, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर डीजीपी शत्रुजीत कपूर का एक किस प्रकार का जो ऑरा रहा है, किस तरीके से जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसने का काम किया है, उसके बाद डीजीपी बनने पर भी उनसे इसी प्रकार की उम्मीद जो है वो की जा रही थी और वो लगातार अब तमाम जिलों के अंदर जा रहे हैं। हमने देखा इससे पहले रोहतक के अंदर भी बैठक की थी, गुरुग्राम के अंदर भी इसी प्रकार से जो बैठक है वो होते हुए नजर आई थी और भी कई जिलों के अंदर वो बैठक कर चुके हैं और पलवल और नूंह के अंदर भी जो बैठक है वो इसको लेकर के की गई है। लगातार वो जिलों के अंदर जाकर के किस प्रकार से व्यवस्था बनानी है, किस तरीके से अपना सिक्योरिटी प्लान रखना है, नशे को लेकर के क्या स्थिति रहेगी और महिला सुरक्षा को लेकर के खासतौर से जो खबरें हैं वो इन बैठकों से बाहर भी निकल करके आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनल किस तरीके से अब वो अपना पूरा ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम है अपने तरीके से चलाने को लेकर के जो अधिकारी हैं जिलों के, उनको उम्मीद करेंगे कि उनकी महारत, उनकी मास्टरी काम आएगी हरियाणा के बड़े पैमाने पर और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में बड़ी मदद मिलेगी। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए।
और अगली अहम खबर पंजाब से दे रहे हैं अपने दर्शकों को। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री को एक खत लिखा है। गैर कानूनी माइनिंग को लेकर ये खत लिखा गया है। वहीं एसपी के ट्रांसफर को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी गई। इस खत में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने इसका जवाब दिया। राज्यपाल के पत्र पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि पंजाब के हकों के लिए कभी भी राज्यपाल चिट्ठी नहीं लिखते, हमेशा विपक्षी दल की भूमिका निभाते। मालविंदर सिंह कंग ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। पहले पंजाब के गवर्नर साहब ਨੂੰ हमेशा ही राजनीति ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, लेकिन उस आरडीएफ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ पॉलिटिक्स आओ। लेकिन एक गवर्नर की जिहड़ी इमेज है, एक वड्डी पोजीशन है, ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪੋलिटिसाइजेशन ना करो। और मेरी साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ बनी हुई है इस खबर पर। हरसिमरत, पंजाब से अब इस तरह से वार पलटवार की राजनीतिक खबरें भी सामने आ रही हैं। राज्यपाल ने बताया जा रहा है कि गैर कानूनी माइनिंग को लेकर खत लिखा है मुख्यमंत्री को। इस पर उन्होंने एसपी की ट्रांसफर की वजह भी पूछी है। इस पर आम आदमी पार्टी हमलावर है, राज्यपाल पर भी निशाना साधा जा रहा है। पूरा मामला तफसील से बताइए हरसिमरत हमारे दर्शकों को जरा। बिल्कुल मुमताज, मामला जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके बाद ही इस लेटर की जो महत्वता है वो पता लगेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तरन तारण से एमएलए हैं मनजिंदर सिंह लालपुरा। कुछ समय पहले उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी और वहां के एसपी जो हैं उनके खिलाफ वो पोस्ट लिखी गई थी और उसमें लिखा गया था कि आपने जानबूझकर जो अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई की है, मेरा रिश्तेदार का नाम उसमें दिया है। और दूसरी बात उसमें यह भी लिखी थी कि पुलिस में जो भी काम होता है बिना रिश्वत के नहीं होता। मैं अपनी वर्दी उतार देता हूं, यानी कि मैं अपनी एमएलए-शिप छोड़ देता हूं और आप अपनी पुलिसगिरी छोड़ दीजिए, यानी कि आप अपना ओहदा छोड़ दीजिए और इसके बाद हम लोग मुलाकात करते हैं। इसके बाद जो मामला है वो काफी बड़ा, काफी तूल भी पकड़ा इस मामले ने। तो उसके बाद एसएसपी की जो स्थानांतरण था वो कर दिया गया, उनको कहीं और भेज दिया गया, पोस्टिंग कर दी गई, उनको पुलिस लाइन में हाजिर कर दिया गया था। तो ये मामला इस तरह से थोड़ा शांत जरूर करवाया गया था वहां पर। दूसरा मैं आपको मामला भी बता देती हूं कि वहां पर तरन तारण में माइनिंग के खिलाफ पुलिस ने एक रेड की थी जिसमें कि कुछ सामान बरामद हुआ था, मशीनें बरामद हुई थी और वहां पर एमएलए के एक रिश्तेदार की भी संलिप्तता सामने आई थी जिसको कि गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये पोस्ट वाला मामला हुआ। अब आपको बताएं कि कुछ समय हो गया है, वहां पर एसएसपी बदल दिए गए हैं और अब जो राज्यपाल है पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को और तरन तारण की सारी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बारे में जानकारी दी जाए कि वहां पर जो माइनिंग हो रही थी उस पर जो रेड हुई है उस पर क्या कार्रवाई की गई है, एसएसपी का स्थानांतरण क्यों किया गया है। और दूसरी बात, जो रिश्तेदार की बात सामने आई है, एमएलए के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनका उसमें कितना हाथ था और अवैध खनन के बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है, गवर्नर ने पहली बार कोई रिपोर्ट मांगी हो। वहीं पर आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन जो है मालविंदर सिंह कंग, उनका भी रुख सामने आया। उनका कहना है कि जो गवर्नर हैं पंजाब के वो राजनीति करते हैं, अगर उन्होंने राजनीति ही करनी है पंजाब के लिए वो कभी खड़े नहीं हुए हैं। कभी भी आरडीएफ का जैसे एक पत्र लिखा गया था कि वो आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम कीजिए और उनसे फंड लेकर आइए, तब तो गवर्नर ने कुछ नहीं कहा। पर अब इस तरह से जब भी पंजाब का कोई मसला होता है तब जरूर जो पत्र है वो मुख्यमंत्री के नाम निकाल दिया जाता है। यहां तक कि उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने की सलाह भी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी दी जाती है। खुद मुख्यमंत्री ने भी पहले इस बारे में जिक्र किया था, जब मुख्यमंत्री को पहले पत्र लिखे गए थे गवर्नर की तरफ से, तब भी यही बात सामने आई थी। जी बेहद शुक्रिया आपका हरसिमरत इस अहम जानकारी के लिए और इस खबर की तह तक जाने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूं मैं। हमारे साथ खबरों का सिलसिला लेकिन लगातार जारी है। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें खबरें अभी तक के साथ।